Namaste everyone. Today we have Dr. Gagandeep Ahuja with us. With his knowledge and experience in homeopathy, he's here to escalate the Burnett podcast with us. Namaste sir, welcome नमस्कार to जी, नमस्कार। Burnett. Sir, आपका एक साल कैसा रहा हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा एंड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सर हैज गिवन अस अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। होम्योपैथी को शायद सारी दुनिया जानती थी, बट एक होम्योपैथी को लेवल पे लाने के लिए सर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। डॉक्टर नीतीश ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जिससे अब लोगों को पता लग गया कि होम्योपैथी सिर्फ एक घर की साइंस नहीं है, वो एक प्रूवन एंड साइंटिफिक साइंस है। करेक्ट। वो एक लिमिट में नहीं रह गई है, वो पूरे वर्ल्ड में पूरा फैल चुकी है। करेक्ट। एंड सर हैज मेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल अदर डॉक्टर्स टू। ही डज नॉट लिमिट हिमसेल्फ दैट कि मुझे सिर्फ अपने लिए ही बात करनी है, मुझे सब डॉक्टर्स को साथ लेके चलना है। ये सिर्फ एक मैंने देखा है डॉक्टर नीतीश दुबे के अंदर ही है। बाकी मैंने आज तक कितने डॉक्टरों से मिला हूं, मेरी 28 ईयर्स की प्रैक्टिस में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वो डॉक्टर्स नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने वालों में से है। तो थैंक्स टू बर्नेट टीम, थैंक्स टू नीतीश सर। सर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है होम्योपैथी में मेजरली। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये जेन्युइन होम्योपैथी मेडिसिन है और ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है? पहले बात को समझिए कि अगर हम बात करें प्लेसिबो इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसिबो? फर्स्ट हमें ये समझना है, तभी हमें समझ में आएगा कि मेडिसिन काम कैसे करती है। अब पेशेंट अंदर आया आपके पास, आपने उसको काउंसिल करना शुरू किया, आधा तो वो वहीं ठीक हो गया, तो दैट इज फेथ एंड दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो। ठीक है, हाफ बीमारी गेट्स क्योर व्हेन यू हैव अ फेथ टू अ डॉक्टर, हाफ विल मेडिसिन टेक देयर पार्ट। सो वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग द मेडिसिन पार्ट, वी विल एबल टू नो कि मेडिसिन काम कैसे करती है। और जब हम प्लेसिबो की बात करें तो वो समझ में आता है कि वो प्लेसिबो वर्क करता है। प्लेसिबो का जो काम होगा आपको सिर्फ मेंटली सेटिस्फाई दे सकता है, बट होम्योपैथी का जो मेडिसिन होगा वो मेंटली एज वेल एज पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपको दिखा सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, स्किन इरप्शंस हुए हमारे को। ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, उसने देखा हमें, उसने बोला सर आपको एक्जिमा है, ठीक है, आप हफ्ते में ठीक हो जाएंगे या एक महीने में ठीक हो जाएंगे। उसको हाफ क्योर रेट मिल गया कि हाँ मेरे को डॉक्टर ने डायग्नोस ठीक कर लिया है और मैं एक महीने में ठीक हो जाऊंगा। वो हुआ प्लेसिबो इफेक्ट। क्या वो सही महीने में ठीक हुआ? नहीं। जब तक हम मेडिसिन पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक हम उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स को नहीं कंसीडर करेंगे, जब तक हम उसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को कंसीडर नहीं करेंगे और उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं हुआ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ काम करती है? सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। मेंटल्स को हम कंसीडर करते हैं, नो डाउट इन इट, बट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों जगह काम करती है। ईच एंड एवरी मेडिसिन वर्क्स ऑन पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कि मैंने भी देखा है कि साइकोलॉजिकली होम्योपैथी में बहुत इंटेलिजेंस है साइकोलॉजी का इन होम्योपैथी, कि आप लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो काउंसिल करते हैं पेशेंट को प्रॉपरली, अंडरलाइंग सिम्टम्स मेंटली फिजिकली सब कुछ पूछते हैं, सब एक काइंड ऑफ वो लेट्स से आप एक मेंटल हेल्थ के लिए भी टूवर्ड्स काम करते हैं। बट ये चीज़ एलोपैथी में मैंने बहुत कम देखी है। अगर आप समझे कि आपको मैं बहुत आसान शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक बीमारी हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से मुझे कफ एंड कोल्ड क्यों नहीं हुआ? सिंपल, कफ एंड कोल्ड आपको हुआ, कफ एंड कोल्ड मेरे को हुआ, मेरा रिएक्शन अलग होगा कफ एंड कोल्ड के लिए। मैं सोचता हूँ इरिटेट हो जाऊँ, जब मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, यार मुझे कफ एंड कोल्ड हो रहा है, मुझे अभी किसी काम से जाना था, और वेयरएस आपको हो रहा है, आपको तो मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रहा है, बट मुझे इरिटेशन हो रही है अंदर से। तो इरिटेशन इज डिफरेंट, वेयरएस इफ यू सी एंग्जाइटी इज डिफरेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द वेज कि आपको कफ एंड कोल्ड के साथ साथ आपको एक मेंटल लेवल पे भी काम करना है। Exactly. तो साइकोलॉजिकल इसलिए वर्ड जोड़ा गया कि होम्योपैथी सिर्फ एक पर्टिकुलर वे पे नहीं काम कर रही। आप सोचें कि एक सिंपल सी मेडिसिन सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लोग अजंटम नाइट्रिकम कहते हैं होम्योपैथी में, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो काम कैसे करती है बॉडी में? सिल्वर नाइट्रेट सिर्फ मेंटल स्फीयर पे काम नहीं करती, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पे काम नहीं करती है। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का फंक्शन समझे तो कैसे काम करती है बॉडी में? सिल्वर नाइट्रेट जो है सेलुलर लेवल पे जाकर भी काम कर रही है। सिल्वर नाइट्रेट एंटी माइक्रोबियल भी है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वुंड सीलिंग में भी काम आता है, जहाँ पे बर्न हो जाए वहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट देते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या हुआ? क्या वो मेंटल स्फीयर पे भी काम कर रहा है? क्या वो हीमोडायनेमिक लेवल पे भी काम कर रहा है? क्या वो सेलुलर लेवल पे भी काम कर रहा है? तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ एक लिमिट नहीं कर सकती कि सिर्फ साइकोलॉजिकल कंडीशंस पे काम करती है या मेंटल लेवल पे काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन ईच स्फीयर में काम करती है, प्रोवाइडेड अ डॉक्टर नोज और होम्योपैथ नोज कि उसको कहाँ पे काम करवाना है। उसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका ये मेंटल सिम्टम इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे और इसको कंसिडर करना है।
और उसको काउंसिल कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है और दवाई से कैसे काम लेना उससे। समझ में आई बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना मतलब ये है कि एक मेडिसिन प्लेसिबो इफेक्ट पे नहीं काम कर रही है। जो हमारे को बोला गया कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ प्लेसिबो पे काम कर रही है, नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेसिबो पे काम नहीं कर रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन के ईच एंड एवरी मेडिसिन के पीछे एक पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उसका डोज होता है, उसकी रिपीटिशन होती है, तभी मेडिसिन काम करती हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं कहूँगा प्लेसिबो जो है एक अच्छी फीलिंग देती है, ठीक है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन हील करती है। बट होम्योपैथी मेडिसिन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स एंड साइंटिफिक जो बैकग्राउंड उसका है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन द कमिंग जनरेशन, फॉर द कमिंग जनरेशन। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप बात को समझें कि साइंटिफिक हमारे जो मैं कहूँगा हमारे स्टालवर्ड्स जितने भी होम्योपैथ हुए, क्या चेंजेस नहीं आए? डॉक्टर हैनेमैन ने जो लिखा, क्या डॉक्टर कैंट ने उसको चेंज नहीं किया? बिल्कुल। ठीक है, फिर डॉक्टर कैंट ने उसको चेंज किया, फिर डॉक्टर बनेट ने उसको चेंज किया। आज के टाइम पे हम उसको और रिसर्च वर्क में जा रहे हैं। इवन आईआईटीएंस, WHO, एवरीबडी इज बिहाइंड होम्योपैथी कि इसमें है क्या जो वो ठीक कर रही है। आईआईटीएंस हैव प्रूव्ड दैट कि होम्योपैथी काम करती है, एक सर्टेन लेवल पे जाके काम करती है। एक एवोगाड्रो नंबर दिया उन्होंने कि इस एवोगाड्रो नंबर पे जाके वो काम करता है, इतने एक्सपोनेंसी में जाके काम करेगा। हमारी जो एजेंसीज हैं जिसको होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हमारे को कंट्रोल करती है कि हाँ भाई ये मेडिसिन का इतना पोटेंसी में आपको डालना है, उन्होंने भी डिफाइन कर दिया कि इतनी एक्सपोनेंसी में मेडिसिन प्रोडक्ट मिलता है हमारे को, उसके ऊपर हमारे को नैनो पार्टिकल्स में चला जाता है जो नहीं मिलता। एक सिंपल सा वर्ड लेता हूँ, 1x 2x 7x 8x तक आप आराम से मेडिसिन कंटेंट ढूंढ सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन में। मैं कहता हूँ 30 तक भी बहुत अच्छा माइक्रोस्कोपिक कोई सर्जन होगा तो ढूंढ लेगा कि अब इसमें नैनो पार्टिकल्स हैं मेडिसिन के। वेयर एज अबव उसमें मिलना भी मुश्किल है, बट स्टिल द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज लार्ज, इतना बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, अब उसको भी ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी उसको ढूंढेंगे किस लेवल पे जाके वो काम कर रहा है। आज की रूटीन में मैम एवरी फीमेल मैं कहूँगा इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर। ट्रू। क्या हम मेडिसिन जो ले रहे हैं क्या वो MG में है या MCG में? MCG में। तो The क्या allopathy ones. I was diagnosed with thyroid and within 1 month मैंने जब मुझे बोला गया कि आपको 75 MCG लेनी है, my TSH was 14 and then I switched to homeopathy because मैं बचपन से हमारे फैमिली में सब होम्योपैथी लेते हैं। So after that switch, I think it took me 4 months, sir, roughly I would say, but उसके बाद मेरा TSH dropped down to 3 and it's been touchwood 2 years, बट कुछ भी वापस तो नहीं मैं आया। भी तो भी कह रहा हूँ ना मैं, होम्योपैथी या एलोपैथी में हम लड़ाई कम कर दें तो वो भी तो माइक्रोग्राम्स में यूज कर रहे हैं मेडिसिन। करेक्ट। कीमोथेरेपी जितनी हो रही है, अब कीमोथेरेपी में क्या यूज हो रहा है? नैनो पार्टिकल्स, नैनो मेडिसिन्स। करेक्ट, ठीक है ना, दे आर नॉट गिविंग इन MG फॉर्म्स। सो कैंसर इज बीन ट्रीटेड बाय नैनो पार्टिकल्स, तो व्हाई डू से द होम्योपैथी इज नॉट वर्किंग? होम्योपैथी इज वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी स्पेयर। सो द प्लेसिबो, अपने बात जो शुरू की थी प्लेसिबो वाला और होम्योपैथी वाला, प्लेसिबो इज मोर ऑन अ बेस दैट पहले जब हमारे पास रिसर्च वर्क नहीं था, हमारे को पता नहीं था मेडिसिन किस लेवल पे काम करती थी, तो वो प्लेसिबो हो गया। जब आज के हमारे पास पूरी नॉलेज है कि इस लेवल पे काम कर रही है और ये पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व है उसके पीछे, मेडिसिन की ये पैथोफिजियोलॉजी है, डिजीज की ये पैथोफिजियोलॉजी है, तो दैट मींस इट वर्किंग। यू आस्क मी एनी नेम ऑफ द मेडिसिन, आई कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट कि ये कैसे पैथोफिजियोलॉजिकली काम कर रही है। कैंसर के लिए बोला जाता है कि होम्योपैथी इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री केयर सिस्टम एक बिल्ड कर रहा है, तो उस पे आपका क्या टेक है? कैंसर है क्या, पहले तो बात ये समझे, तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम तो बात की बात है। कैंसर एक आपका इम्यून सिस्टम डिजीज है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उसको नाम दे दिया गया कैंसर। कोई बाहर से डिजीज नहीं आई है, कहीं बाहर से डेवलप नहीं हुआ, अपने सेल्स ही डेवलप कर रहे हैं उसको। अब 2 तरह की थेरेपीज है, या तो सप्रेस कर दें उसको, ठीक है, या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे दें, जो आज की डेट में एलोपैथिक पीपल भी यूज कर रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स टू कंट्रोल द कैंसर लेवल्स। तो होम्योपैथी तो शुरू से ही कहती है कि हम मेडिसिन जितनी भी देते हैं वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का काम करती है, उसको एडजुवेंट थेरेपी देने में क्या बुरा है? मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट को से अबाउट ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, बड़ी बात करता हूँ, छोटे कैंसर की बात करो, बड़े कैंसर की बात करते हैं, ब्लड कैंसर, क्या वो किसी भी सिस्टम से बच सकता है? सिर्फ इम्प्रूव हो बस थोड़े दिन के लिए। अगर हम उसकी लाइफ होम्योपैथिक मेडिसिन से बढ़ा देते हैं, अगर उसको लेस हार्म होता है, या उसको साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, या उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, वो बेटर है या अदर सिस्टम ऑफ लाइन्स बेटर है? मैं तो सरप्राइज हो गया था मैं एक बार गया वहाँ पे हिमाचल में, जो आपने भी सुना हो कि दलाई लामा है जो देते हैं वहाँ पे, अब वो प्लेसिबो है या क्या वो नहीं समझ में आता, बात कर रहे थे हम। प्लेसिबो इफेक्टिव है, एक पत्ते से बंदा कैसे ठीक हो सकता है? बट आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ केसेस इन माय लाइफ।
जिनको भेजा वो ठीक हो जाते हैं। वो कैंसर केस कैसे ठीक कर रहे हैं? आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। द सेम मेडिसिन्स कैन बी यूज्ड ऑन इम्यून सिस्टम। ईच एंड एवरीथिंग, कफ एंड कोल्ड से लेके, छोटी सी बीमारी कफ एंड कोल्ड से लेके बड़ी से बड़ी कैंसर तक, is all immune mediated diseases. So are you saying, or is this one way of saying, that if a person has a stronger immune system or a very healthy immune system, their chances of getting cancer is comparatively very less Yes. than a person? In the era of 90s, have you ever seen that cancer is there? Very few. Very few. We came to the various tests now. That is the major reason that we are able to diagnose cancer. पहले भी कैंसर होता था, ऐसा नहीं था. The more we are into our immune mediated diseases, like जिसको मैं autoimmune कहूँ, word proper use करूँ, तो वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है. क्यों बढ़ा? कभी किसी ने इसी बारे में सोचा? Lifestyle, sir. Lifestyle is an I know. Stress, lifestyle, Stress. pollution, जो external The environmental. food we are having, Yes. the nutrition we are having. Correct. That is the major cause. पहले क्या था कि हमने सुबह खाया, दोपहर को खाया, रात को खाया खाना. अब क्या, सुबह खाया, रात का पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. सब काम में बिजी है. सब काम में बिजी है. ठीक है ना. कोई 3 बजे खा रहा है, कोई 7 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है. क्या बॉडी को पता लग रहा है लीवर को कि मुझे कितना एंजाइम सीक्रेट करने हैं? तो जिसको हमने नाम दे दिया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. खाने का पैटर्न हम लोगों का गलत हो गया है. पहले हमारे दादा परदादा कहते थे रात का टाइम चावल नहीं खाना. ठीक है, दही नहीं खाना. आपने क्यों नहीं खाना? किसी ने सोचा? कड़ी नहीं खानी रात के टाइम. क्यों नहीं खानी? कड़ी तो अच्छी होती है खानी, बेसन की बनी हुई है. क्यों नहीं खानी? दही है उसमें. क्या दही है उसमें, इसीलिए. I don't द know. कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग. कड़ी का कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करने में, बेसन को डाइजेस्ट करने में वी नीड एटलीस्ट 4 to 6 hours. इसलिए वो रात को नहीं खाया जाता. That is so informative. I will never have curry at night. अब राइस का बोला गया. राइस पेट में जाकर फूल जाता है, आपने भी देखा होगा. थोड़ा सा राइस खा लो पेट में फूल जाता है, इसलिए राइस को मना किया गया. कर्ड क्यों मना किया गया? बड़ा सरप्राइजिंग है. आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपको रात को भी कर्ड मिलता है, दोपहर को भी कर्ड मिलता है, हर खाने के साथ होता है. वो तो बोला गया कि हम आपको खाना ही नहीं. लूज मोशंस होते हैं, कर्ड. ठीक है. नेम एनी डिजीज, कर्ड. प्रोबायोटिक्स, Curd. यू गो आउटसाइड ऑफ द इंडिया, कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स यूज होते हैं. क्यों? वहाँ पे धूप नहीं होती. जब धूप नहीं होती तो उसकी वजह से उनको एंजाइम सीक्रेट नहीं होते. एंजाइम सीक्रेट नहीं होते तो प्रोबायोटिक्स देने पड़ते हैं. तो ग्रीक ने उस समय सोचा, ग्रीस ने प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेके आया. इंडिया ने तो बाद में सोचा, बट इंडिया में तो कर्ड पहले से था. Okay. हम लोगों का प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन बाद में आया. आज की डेट में हम याकुल्ट पीते हैं. क्या है? लैक्टोबैसिलस. Lactobacillus. व्हाट इज दैट? कर्ड. Curd. अब उसको फैशन के साथ पीने में मजा आ रहा है, बट कर्ड खाने में हमारे को झिझक होती है. क्यों? उसमें मलाई आती है. ठीक है ना. ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. आजकल जैसे पेरेंट्स बच्चे को थोड़ा फीवर हुआ नहीं, पैरासिटामोल क्रश करके दे दिए, और थोड़ा सा कुछ भी, किसी भी टाइप की एलर्जी या किसी भी सिम्टम का इरप्शन होता है बच्चे को, तो पेरेंट्स सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट में ही जाते हैं क्योंकि वो इमिडिएटली काम करती है. बट इफ सीइंग फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, आपको अगर पेरेंट्स को ये समझाना हो कि वाई शुड दे गो फॉर होम्योपैथी अगर कोई क्रॉनिक केस ना हो या फिर कोई एक्यूट, लेट्स से खांसी सर्दी जुकाम जैसा आपने बोला, उसमें पहले हमें ये समझना मैम कि खांसी जुकाम आया क्यों. एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 6 months तक उसके अंदर कभी खांसी जुकाम देखा है? बहुत रेयर. क्यों? हम उसमें इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है उसका. तो इम्यून सिस्टम को हमने ना, अगर हम स्टडी करते हैं व्हाट इज इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम हैज बीन 5 टाइप्स. ओके. इम्यून को हम लोगों ने 5 तरह में डिवाइड किया गया कि इम्यून सिस्टम डेवलप कैसे होता है बॉडी के अंदर. पहला होता है इनहेरिटेड, लाइक माँ से जो उसका इम्यून सिस्टम आया. तो फर्स्ट 6 months में बच्चा जो है वो माँ से लेता है. तो जो माँ का इम्यून सिस्टम रहता है प्लस जो मदर्स मीट फिल्म में होता है, वो बाहर का खाना नहीं खा रहा, तो उसका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा. अभी सिर्फ उसका माँ का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है. और क्या होता है, जनरली ये बोला जाता है जब तक आप फीड कर रहे हैं आपको कोई दवाई नहीं खानी. ये तो एलोपैथी का वर्जन है ना, मेरा वर्जन नहीं है ना. क्यों नहीं खानी? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कोई दवाई नहीं खानी. एंटीबायोटिक तो स्पेशली मना कर देते हैं, नहीं एंटीबायोटिक्स आपको नहीं खाने. क्यों नहीं खाने? आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. और हम जैसे 6 months क्रॉस करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर हम लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो अडेप्टिव में आया, उसने बाहर का खाना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम. सेकंड पार्ट पे फिर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ साथ उसका न्यूरल और हार्मोनल दोनों काम करना शुरू करता है. जब हार्मोनल काम करना शुरू करता है और न्यूरल काम करना शुरू करता है, तो सेलुलर लेवल पे जाके चेंजेस आते हैं. लाइक बी सेल्स एंड टी सेल्स काम करने शुरू करते हैं. ठीक है ना. WBC का 2 पार्ट होते हैं.
वो फाइट करने की कोशिश करता है, तब उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। बट हम क्या करते हैं, उसको फिर दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, क्रोनिक मेडिसिन देके। एंटीबायोटिक दे दिया जी, खांसी जुकाम स्टार्ट हुआ नहीं, एंटीबायोटिक। क्या सही मैंने मैं आपसे मैं पूछता हूँ, सारी दुनिया से मैं पूछता हूँ, क्या सिट्राजिन खा के आप सोते नहीं है? आप छोटे से बच्चे को मोंटेगेल्सी या कोई भी ऐसी दवाई खिला रहे हैं जब वो सो नहीं रहा, आप सिर्फ सुला रहे हैं, आप ठीक कोई कर रहे हैं। Antihistaminic is still required in allergy cases. I understand. But for cough and cold, how can you act on antihistaminics? Simple homeopathic medicine दीजिए। मैम आप सिंपल काढ़े से भी ठीक हुए हैं। कोविड का टाइम याद कीजिए अपना, आपने काढ़े से ही ठीक किया है। जिन्होंने एंटीबायोटिक खाए या जिन्होंने पहले एंटीबायोटिक खाए बोले थे, उन्होंने क्या किया, अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। कभी भी किसी खाने की से आपको रेजिस्टेंस हुई है? मेरा क्वेश्चन ये है सबसे। आप जीरा पानी पीते आ रहे हैं, क्या उससे रेजिस्टेंस हो गई? या आप सौंफ खाते आ रहे हैं, क्या उससे रेजिस्टेंस हो गई? या आप आटा खाते आ रहे हैं, उससे रेजिस्टेंस हो गई? बट एक एंटीबायोटिक खाने से आपको रेजिस्टेंस हो जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि एंटी हिस्टामिन तो हमें पता है कि एलर्जिक के टाइम पे कितना बॉडी को पीछे ले जाता है। एक और मतलब अगर उसके बाद हम होम्योपैथी से शुरू करें तो यू हैव टू लाइक टेक 4 स्टेप्स बैक, है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी सिस्टम थोड़ा मेसअप कर दिया है। तो हम उन केसेस में कैसे डील करते हैं होम्योपैथी से? लेट्स से इफ आई हैव कम टू यू एज अ पेशेंट एंड आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एंटी हिस्टामिन फॉर ओवर 24 years. So your immune system has been compromised. Yeah. So we need to find that we need to take some time to build the immune system. Okay. हम कोई भी मेडिसिन देंगे भी immunomodulators देंगे। immunomodulators देने के लिए हमको टाइम चाहिए। अब जितना लेवल ऑफ डिजीज है, जितने लेवल पे वो जा चुकी है, जितनी बीमारी बढ़ चुकी है, उतना ही उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। एक इम्यून सिस्टम का जो सेल साइकिल होता है आपको पता है, जैसे 120 डेज का होता है एक सेल साइकिल। तो सिमिलरली विद द इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम को ग्रो करने के लिए हमारे को मिनिमम इतने मिनट्स चाहिए। अगर पैथोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व है तो उतना ही ज्यादा आपका टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट एंटीहिस्टामिनिक्स, इट्स नॉट अबाउट एंटीबायोटिक्स, इट्स द लेवल ऑफ द डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम एंड द सप्रेशंस यू हैव बीन टेकन। आप जितना सप्रेस करेंगे उतना डिजीज कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, उतना कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, उतना आपको टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। कोई भी बच्चा एस्थमा लेके नहीं पैदा होता, इनहेरिटेड होता है, अंडरस्टैंड, जेनेटिक्स में आएगा आपको एस्थमा, बट 6 महीने तक क्यों नहीं होता उसको? वो ट्रिगर नहीं होता ना, तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सप्रेस ही नहीं किया। जहाँ हम सप्रेशन शुरू करते हैं, सप्रेस करते करते एक लेवल पे ले जाते हैं कि वो एस्मा बन जाता है। तो मैं सबको ये समझाता हूँ, पहले जो आता है जुकाम, जुकाम को दबाओगे तो साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस को दबाओगे तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को दबाओगे तो अस्थमा। तो सप्रेशन का लेवल देखो किस लेवल पे लेके जा रहे हैं हम खुद डिजीज को बना रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में आप चले जाइए, यू गो टू यूके, यूएस, वहाँ पर डब्बी में मिलती है एंटीबायोटिक, वहाँ नाम तक नहीं बताते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, खांसी गला खराश हुआ, यू गो टू फार्मेसी शॉप, या एजिथ्राल दे दे। तो अगर मेरा कहना तो ये, अगर हमने एजिथ्राल इतनी नहीं खाई होती तो क्या कोविड को हम फाइट नहीं कर सकते थे? कोविड तो सिंपल एजिथ्राल से ठीक हो रहा था, और हमने खुद ही रेजिस्टेंस पैदा कर ली उसके खिलाफ कि हमने डिजीज को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो हमारे ऊपर हावी हो गया। कोविड आज का नहीं है, कोविड बहुत पुराना है, बट किसने रेजिस्टेंस डेवलप की? खुद हमने, बाय कंज्यूमिंग अननेसेसरी मेडिसिन्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। कोविड के टाइम पे सर आर्सेनिक का बहुत इस्तेमाल किया गया था। आपको लगता है कि इट वाज अ वेरी पैंडेमिक को एक टाइप से हैंडल कर लिया था सिंगल हैंडेडली आर्सेनिक ने? मैम कोई भी जीनस एपिडेमिकस होता है, कोई भी एक मेडिसिन का ना हम लोग देखते हैं कि जैसे हम जीनस एपिडेमिक्स को समझना है कि कोई भी एक मेडिसिन पर्टिकुलरली आपकी बॉडी पे एक्ट करना शुरू करती है उस पर्टिकुलर पैथोलॉजी को लेके। जब स्मॉल पॉक्स फैलता था तो वैक्सीनिनम थी एक सिंगल मेडिसिन, फिर बेलोनिनम आई, फिर बड़ी बड़ी चिकन पॉक्स आया तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आई। तो ऐसे हम लोगों ने पास होम्योपैथी में हमारी हिस्ट्री रही है कि हमारे पास शुरू से जीनस एपिडेमिक्स को हम निकालने में माहिर है। हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस पे सूट कर रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसका कोलैबोरेट करते हैं, उसके हिसाब से मेडिसिन डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप सोचे आर्सेनिक है क्या, आपने बोला बहुत अच्छा लगा मुझे, बट आर्सेनिक है क्या कभी ये नहीं सोचा होगा। कैसे काम किया उसने? सुन तो लिया सबने कि आर्सेनिक काम कर रही है, आर्सेनिक काम कर रही है, काम कैसे कर रही है? क्या वो इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर है? वो है ही। जो आप प्रोटीन में, जो आप डिस्प्रिन में खा रहे हैं, नथिंग बट एन एस्प्रिन, ठीक है, एंड इट्स मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्सेनिक। ओके, तो सेम अगर आप सोचें हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक, वो इट्स मोर और लाइक एस्प्रिन और सेम सॉर्ट। सिर्फ वो ब्लड के डिस्क्रेजिया को ठीक कर रही थी, आपका फीवर को नीचे लेके आ रही थी, आपको ठीक कर रही थी। कोविड इज अ सेल्फ रिमिटिंग डिजीज, बहुत पुराना है, आज का नहीं है, तो उससे वो ठीक हो रहे थे। हाँ, अब बात करें प्रोफाइलैक्टिक्स की, आर्सेनिक एक्ट्स एज अ प्रोफाइलैक्टिक आल्सो। व्हाई? बिकॉज हम ब्लड को थिन कर रहे थे, तो ब्लड थिन करने से क्या हो रहा था कि इन्फेक्शन नहीं पकड़ रहे थे। इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहे थे, तो इम्यून सिस्टम ग्रो हो रहा था आर्सेनिक से, तो आप कैच नहीं कर रहे थे इन्फेक्शंस। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर्सेनिक डिड वाज इट हेल्प in boosting up the immune system to fight against the disease and thinning of the blood a little. Okay, सर एक और वो तो वही रहा था ना, हेमोलाइसिस तो हो रहा था वहाँ पे। हेमोलाइसिस। ओके, एक और सवाल था सर,
जैसे कि हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें आजकल जैसे बच्चों को देखा है या फिर जो काम करने के लिए लोग बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, खाना पीना सब कुछ अलग बहुत चेंज डिफ़िकल्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो उस केसेस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी उस केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ग्लूटेन नहीं ले सकते, आटा नहीं, मैदा नहीं। अब ग्लूटेन एलर्जी है क्या? Celiac diseases. Celiac disease. What exactly happened in that? Your body develops a resistance towards gluten. So we have a immunomodulators. Yes. So TTG level goes high. Yes. Serum TTG level goes high Yes. to check whether it is this. So what is serum TTG? It's the immune system. Your immune system is not reacting towards particular stimuli. So it's an allergy. Okay. Okay. So you need to treat an allergy part. So You need to just consider that his immune system is reacting towards wheat or gluten. So you need to just treat as an allergen. Your celiac disease will go. So basically जो ग्लूटेन इंटॉलरेंसेस के लिए मार्केट में इतनी सारी चीज़ें भर दी है लोगों ने, वो हम केवल उसको सिर्फ उसकी उसको एज एन एलर्जिक सिम्टम यूज करके भी होम्योपैथी में ट्रीट कर सकते हैं। है ही वही एग्जैक्टली, वही है ही है। वही। अब मिल्क एलर्जी भी तो वही है। लैक्टोज ठीक है, इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। कैसे ढूंढते हैं? इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करा के उससे पता लग जाता है आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो आईजीजी इज व्हाट? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो वी हैव टू बूस्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बूस्ट करती है, वो ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी तो शुरू से ही एक ही फंडा पे काम होती आई है। द फंडा बिहाइंड द होम्योपैथी इज इम्यूनो बूस्टर। वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स को भी समझना बहुत जरूरी है। अभी तो आज ये लोगों को ये नहीं समझ में आया कि वाइटल फोर्स है क्या। हमारे कॉलेज में पढ़े थे फोर्स व्हिच इज ड्राइविंग द वाइटल फोर्स है क्या? जो ड्राइविंग फोर्स होता है आपकी बॉडी का। मैं डॉक्टर नीतीश की बात करता हूँ। डॉक्टर नीतीश का वाइटल फोर्स क्या है? माँ दुर्गा। दुर्गा माँ। मेरी वाइटल फोर्स क्या है? बंगला साहब। हम बंगला साहब मत्था टेकने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी पीते हैं जी, हम आधी बीमारी ठीक हो जाती है कहते हैं। क्या है वो? फेथ, प्लेसिबो। Placebo. That is placebo. That is placebo. And what is placebo? The vital force. Body is made up of body, mind and soul. हमने सबने समझा। What is soul? Vital force. अभी तक तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि जो बुक्स में पढ़ाया गया है फोर्स होती है, जी बॉडी में क्या होता है क्या नहीं होता। वो फोर्स क्या है? डॉक्टर नीतीश के अंदर आके देखिए ना। 24 घंटे में से मुश्किल से 2 घंटे सोते होंगे। ठीक है। This is a force. Never deranged because he believes in one thing. माँ दुर्गा। Each and everything he starts with माँ दुर्गा। So what is that? His faith, his vital force. कितना इजी लैंग्वेज में अगर हम समझ लें तो यही चीजें हमारे को समझ में आती है कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी उस टाइम पे भी वाइटल फोर्स उन्होंने जो बोला कि वो डिरेंज हो जाता है। क्या डिरेंज होता है? वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, आपको डिजीज आती है। वाइटल फोर्स है क्या? द इंटरनल पावर टू वर्क। ड्राइविंग फोर्स होता है। Very nice. Thank you so much for being a part of Burnett's podcast, sir. It's my pleasure. It was wonderful having you. It's my always pleasure.